पूर्वक स्वीकार करती हूँ। परम पिता परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। मैं परमात्मा की प्रिय फरिश्ता हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी व समृद्ध परिवार है। धन्यवाद भगवान अपार सुख के लिए, वैभव के लिए और प्यारे रिश्तों के लिए और एमवे बिजनेस के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को रब करें और अपनी आंखों पर और सच्चे। थैंक यू। वेलकम नीता दीदी। हेलो, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग लीडर्स। तो आप सब लोग रेडी है क्विज के लिए? रिवाइज कर पाए चैप्टर्स? यस, कुछ लोग तो रेडी होंगे। कौन इज रेडी? तो मैंने तो सारी समरी बना दी 3 चैप्टर्स की, है ना? तो आई विल प्रोवाइड द समरी इन एमवे डायमंड्स ग्रुप। यहाँ जो भी आए हैं, आई थिंक एवरीबॉडी इज रेडी। मैं ऐसे ही मान के चल रही हूँ। ओके, तो फिर स्टार्ट करें फ्रॉम इजी क्वेश्चंस ओनली। ओके, चलो तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि ऑथर ने कहा है कि देयर इज ओनली वन डिजीज, सिर्फ एक ही जो है डिजीज एग्जिस्ट करती है, वो क्या है? ये आशा जी का पहला एड्रेस था। That is malfunctioning of cells. Malfunctioning, ठीक है, बहुत बढ़िया। There are only 2 causes. इस कोई भी जवाब दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। There are only 2 causes. ये शालू न्यूट्रिशन की कमी और टॉक्सिसिटी इन द सेल्स। ठीक है, डेफिशिएंसी एंड टॉक्सिसिटी, ठीक है। हेल्थ किस पर डिपेंड करती है? अपने सेल्स पे। सेल्स हेल्दी तो पीयूष जवाब देना चाहिए। यस पीयूष। The choices we make. Yes, health depends on the choices we make, जो choices हम लेते हैं, है ना? और उसके बाद उन्होंने बताया था कि अगर हमें डिजीज को समझना है तो उसके लिए हमें क्या जो है समझना पड़ेगा। 6 pathways हैं जो उसको। नहीं, The question is अंडरस्टैंडिंग व्हाट डिजीज इज, उसको समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसकी होनी चाहिए? सेल्स के बारे में, सेल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। Causes के बारे में नहीं, सेल की अंडरस्टैंडिंग होगी तो हमें जो है डिजीज की अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। फिर उन्होंने बताया कि मैल फंक्शनिंग ऑफ सेल्स के लिए साइंटिफिक टर्म क्या है? साइटोपैथी। ग्रेट। और उन्होंने बात की कि हमें डिजीज को क्या समझना चाहिए, एक चीज समझने की जगह क्या समझना चाहिए? क्वेश्चन नहीं समझ। हाँ, जो फिजिशियंस हैं उन्होंने बताया कि वो डिजीज को एक चीज समझते हैं और उसको सर्जरी करके दे वांट टू कट इट ऑफ, है ना? बट डिजीज क्या है एक्चुअली? व्हाट इज डिजीज ना, अब ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। डिजीज मतलब जब बहुत सारी सेल्स के अंदर मालफंक्शनिंग हो जाती है तो उसको हम डिजीज बोलते हैं। यस, तो डिजीज एक प्रोसेस है बेसिकली ना। डिजीज को रिजल्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मालफंक्शनिंग सेल्स। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बट उसको एक प्रोसेस की तरह लिया है कि एक सेल खराब होता है और उसके बाद टिश्यू और डैमेज होता है। इट इज नॉट अ थिंग जिसको कि फिजिशियन समझते हैं कि हम उसको अलग कर देंगे, है ना? और वो इसी वजह से सर्जरी और ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी का क्या मतलब बताया है ऑथर ने? पोषण की कमी मतलब। दैट इज ओके। डेफिशिएंसी को कैसे डिफाइन किया है?
जब हम सेल्स को प्रॉपर मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स उनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलते हैं और टॉक्सिसिटी उनके शरीर में बढ़ती जाती है। और कोई जवाब देना चाहेगा? सेल्स में कोई कमी है, डेफिशिएंसी, सेल्स में कोई कमी है, दैट इज सेल की सही है। बेसिक नीड्स कंप्लीट नहीं हो खाने पा रही। पीने में कोई गलत चीज खाना, गलत प्रोडक्ट। ऑथर ने जो इसकी डेफिनेशन दी है उसमें लिखा है उन्होंने, cells are lacking something that they need in order to function the way they are designed to function, है ना। वो ऐसा कुछ लैक कर रहे हैं कि वो जिस तरह से उनको परफॉर्म करना चाहिए उस तरह से परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं, है ना। एग्जैक्टली ऐसे ही इन्होंने जो है टॉक्सिसिटी की डेफिनेशन दी है। बताना चाहेगा? क्या आप चैप्टर 4 में से पूछ रहे हैं? नहीं, चैप्टर 3 ही चल रहा है। पॉइजन फॉर सेल, जो कि उसको इनहिबिट करते हैं उसके रेगुलर प्रोसेस के लिए। सेल्स आर पॉइजन्ड बाय समथिंग दैट इनहिबिट्स प्रॉपर फंक्शन, है ना। टॉक्सिसिटी का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि क्या आप अचानक से बीमार हो जाते हैं, या क्या बोला है ऑथर ने इसके लिए? नहीं, अचानक से नहीं, धीरे सेल्स में। बीमार होने से पहले ही हम बीमार हुए हुए होते हैं। यस, यू आर सिक लॉन्ग बिफोर यू गेट सिक, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस की नेचुरल स्टेट क्या है, क्या है प्राकृतिक अवस्था हमारी? सेल है, सेल नहीं, एक सेल what is से the मिलकर natural state of human existence? It is not disease, it is what? हेल्थ। Health, yes, है ना। हम ये मानते हैं कि यार इन्होंने बताया कि हेल्थ नॉट डिजीज इज द नेचुरल स्टेट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ओके, डिजीज जो है अभी उसकी अंडरस्टैंडिंग किस पे बेस्ड है? डॉक्टर्स किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं डिजीज को? उनके सिम्टम्स पर। सिम्टम्स। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टोमोलॉजी। ओके, ग्रेट। और फिर बात कर रहे हैं कि सिम्टोमोलॉजी किस मिसकंसेप्शन पर बेस्ड है, क्या जो है मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन है उसके बाद? क्वेश्चन समझ मतलब में आता है? अलग अलग बीमारियों के अलग अलग जैसे कारण होते हैं, तो वो उन्हीं के बेसिस पर कुछ सिम्टम्स तैयार कर देते हैं कि अगर ये हो रहा है, मतलब वो कुछ ना कुछ अलग कोशिकाओं को जान के अलग अलग रीजंस मानते हैं उनके लिए। यस, है ना। सिम्टोलॉजी जो है वो फंडामेंटल मिसकंसेप्शन ये है कि thousands of different diseases exist, बहुत सारी डिजीज एग्जिस्ट करती हैं जिनके अलग सिम्टम्स होते हैं, कॉज होते हैं और ट्रीटमेंट्स हैं उनके अलग अलग, राइट। और नेक्स्ट जो है इन्होंने बताया कि कर रही हूँ थोड़ा सा, आई थिंक हम थोड़ा सा तो फास्ट मूव कर रहे हैं, और लेट अस मूव इट इन अ सिस्टमैटिक मैनर। हैंड रेज करें एक बार, सब लोग हैंड डाउन कर लें, मैं और साकेत जो है, फिर जिसका सबसे पहले हैंड रेज होगा वी विल गिव हिम और हर अपॉर्चुनिटी, है ना। यस, श्योर। स्लो पेस कर। आलू दीदी एक बार आप हैंड डाउन कर लीजिए जी। यस, मॉडर्न मेडिसिन कैसे डिफाइन करता है हेल्थ को? ओटी भी है, ये तो किताब सबके सामने पड़ी है ना। मॉडर्न मेडिसिन हेल्थ को डिफाइन कैसे करता है? पहले शांति दीदी का हैंड रेज हुआ। हेलो, रिफाइंड शुगर और रिफाइंड करना मॉडर्न में आजकल ये होने लगा, ठीक। जी दीदी एक बार रिपीट करिए। हेल्थ की डेफिनेशन दीदी रिफाइंड शुगर की बात कर रही है, गलत है दीदी। अच्छा, हाँ जी शालू दीदी, अभी म्यूट पे हैं आप। कुछ प्रोटोकॉल्स का डेफिनेशन नहीं बतानी है दीदी, या थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं प्रॉपर? सिंपल सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन ही बतानी है हेल्थ क्या है। मतलब वो कोशिका और उनको मिलने वाले पोषक तत्वों पर नहीं जाके उनके लक्षणों को
नहीं, मॉडर्न प्रोटोकॉल्स का मेडिसिन सहारा कैसे लेते डिफाइन करती है? मॉडर्न मेडिसिन हेल्थ को कैसे डिफाइन करती है? जी आशा जी वेलकम। मॉडर्न मेडिसिन जो है सिम्टम्स को सप्रेस करके इलाज करने में विश्वास करती नहीं नहीं, डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ है ना। अभी हम लोग आगे चलेंगे, जिनके कैमरा ऑन है उन्हीं के पास। ये सीमा का हैंड रेज हुआ था। हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ डिजीज, यस Yes, ये yes. डिफाइन किया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो उसके बाद उन्होंने बताया है कि उन्होंने क्या डिफाइन, कैसे डिफाइन किया है ऑथर ने उसको? है ना, क्वेश्चन इसी के कंटिन्यूएशन में है कि मॉडर्न मेडिसिन ने तो बोला एब्सेंस ऑफ डिजीज, ऑथर क्या कहते हैं, हेल्थ क्या है? यस, आशा जी का हैंड रेज हुआ सबसे पहले। इसमें दीदी आशा जी हाँ। म्यूट पे हो। Health is a state where all cells are functioning optimally. यस यस, ग्रेट ग्रेट। है ना, हमारी बॉडी कितने सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर? फैक्ट है ये, बिल्कुल एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन थोड़ा। जी पायल वेलकम। 75 trillion cells. ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग। हमारी बॉडी कितने सेल्स हर सेकंड प्रोड्यूस करती है? शालू दीदी अनम्यूट करिए। $10 million. 10 मिलियन, ग्रेट। उसके बाद जो है उन्होंने कुछ हिस्टोरिकली हेल्दी सोसाइटीज का नाम बताया है। तो एक सोसाइटी का नाम जो उन्होंने रेफर किया है, हाँ जी मनीष जी बताएंगे। हमजा सोसाइटी। हुंजा, ग्रेट ग्रेट। सिकनेस और हेल्थ में रिलेशनशिप के लिए उन्होंने एक स्केल बताई है। वो स्केल क्या है? स्केल का नाम क्या है बेसिकली? टॉपिक सब टॉपिक ही था। हाँ जी आशा जी वेलकम। Health and performance scale. यस, हेल्थ एंड परफॉर्मेंस स्केल में उन्होंने बताया कि जो होम्योस्टेटिस जो स्टेट बताइए, कंडीशन बताइए, वो क्या होती है? जी सीमा। बैलेंस के बारे में बात की है होम्योस्टेसिस में, जिसमें कि सेल प्रॉपरली ऑप्टिमली काम कर पा रही है और बॉडी को बैलेंस कर पा रही है। बेसिकली ऑप्टिमल हेल्थ की जो स्टेट बताई है उन्होंने, जो उसका जो फार राइट क्वाड्रेंट होती है, वो होता है होम्योस्टेटिस। जब बॉडी जो है एकदम परफेक्ट बैलेंस में हो और अपने आप को फाइन ट्यून करती रहती हो, है ना। ओके, तो हमारी पोजीशन क्या होती है इस काउंटी नंबर? यस सीमा। परफॉर्मेंस स्केल बताया, उसके एक एंड पे डेथ है और एक एंड पे परफेक्ट हेल्थ है। हम कुछ बीच में होते हैं, तो कभी हम राइट साइड में, कभी हम लेफ्ट साइड में मूव करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। और बाकी मतलब एक ही जगह फिक्स नहीं रहते। कई बार हमारी चॉइसेस ऐसी होती हैं कि हम राइट साइड में मूव कर जाते हैं, कई बार हम थोड़ा ध्यान देते हैं, लेफ्ट एंड राइट मूव करते रहते हैं। ग्रेट। तो हमारी पोजीशन जो है उस कॉन्टिनेंट पर वो स्टैटिक नहीं है, वो चेंज होती रहती है। किसके ऊपर चेंज होती है, किस आधार पे चेंज होती है? वो इस कॉन्टिनेंट पे हमारी प्लेस क्या होगी, वो किस चीजों पर मतलब? यस पायल। Ecology, nutrition and lifestyle. वो तो केलॉग रिपोर्ट में है, बट द चॉइसेस यू मेक, है ना। ठीक है। केलॉग्स रिपोर्ट में जो जोसेफ जो है उन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी बेटर देन बायोलॉजी, दे आर अफेक्टेड बाय न्यूट्रिशन, इकोलॉजी एंड लाइफस्टाइल। ग्रेट। और फिर उन्होंने जो 6 पाथवेज की बात की है, वो पाथवेज का नाम सबको पता ही होगा, पर फिर भी एक बार कोई बताना चाहे तो जरूर बताएं। बिना हैंड रेस के ही पूछ लेते हैं कभी कभी। शिवांगी जी एकदम एक्टिव मोड में नजर आ रही है। एनी 2 पाथवे शिवांगी जी। पाथवेज बताने मैम, जो 6 पाथवेज है उनमें से 2 के नाम बताने। ये है न्यूट्रिशन, टॉक्सिन, 2 तो ये तुम लोग चले जाना। 2 तो सीधे सीधे डेफिशिएंसी एंड फिजियोलॉजिकल, फिजिकल।
क्लिनिकल Genetic and एंड medical. मेडिकल। ओके, जेनेटिक है क्लिनिकल में। ठीक है, तो हमारी जो हेल्थ और डिजीज के बीच में जो रोज बैटल होती है, उसके फ्रंट लाइन कौन है, फ्रंट लाइनर्स कौन है, मतलब जो सबसे आगे जो मतलब बोल सकते खड़े होते हैं, वो क्या है? जी शालू दीदी। जी इसके लिए नहीं किया था अभी मैंने। हाँ जी, इस क्वेश्चन के लिए हैंड रेज नहीं किया था मैंने पहले के लिए। अच्छा तो एक बार हैंड डाउन कर लीजिए। ज्योति हाँ, फूले जी हाँ। बताना चाह रहे हैं। यस, सेल्स किसी भी बीमारी को पहले अपने सेल्स फेस करती है। यस, फ्रंट लाइंस ऑफ डेली बैटल बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज आर योर सेल्स। ठीक है, तो अपने सेल्स की केयर कैसे कर सकते हैं, उन्होंने बताया है। इसके लिए उन्होंने 4-5 पॉइंट्स बताए हैं, किसी को याद हो तो एक एक पॉइंट बता सकते हैं। अपने सेल्स की बेसिक केयर कैसे कर मतलब सकते हैं? जी मैं बोलूँ एक पॉइंट, हाँ जी शालू दी। सेल्स को जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स है मतलब है ना, उनको जिनकी कच्चे माल की जैसे बोलते हैं ना रॉ मटेरियल्स की उनको जो जरूरत है वो उनको सप्लाई किया जाए और उनको टॉक्सिसिटी से बचाया जाए। जी ठीक जी, है, थैंक और यू। उसके राम सिंह जी को ट्राई करने देते हैं। बिल्कुल, दीदी ने 2 अच्छे पॉइंट जोड़े हैं। हाँ जी राम सिंह जी, और क्या ऐड करना चाहेंगे? तीसरा है मैडम जी, स्वस्थ कोशिका झिल्ली का निर्माण करें जो बीमारी के खिलाफ कोशिका की रक्षा की पहली पंक्ति है। कोशिकाएं कैसे काम करती हैं और उनमें खराबी कैसे आती है, ये समझकर बीमारी को रोकने और उलटने का तरीका जानें। और लास्ट में है, आनुवांशिक विरासत के बजाय विकल्प चुनना महत्वपूर्ण है। थैंक यू। ग्रेट। पायल कुछ और ऐड करना चाह रही हैं? मतलब हमें अपनी सेल्स को एनवायरनमेंट ऐसा हेल्थी रिच एनवायरनमेंट देना चाहिए जिसमें वो इजीली थ्राइव कर पाए, उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन मिनरल्स ऑक्सीजन ये सब चीज चाहिए। अदरवाइज और हेल्दी चॉइसेस के थ्रू हम उनको हेल्दी अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। फॉर अदरवाइज हमारी सेल्स जो है दे आर ओवर फेड एंड अंडर नरिश्ड, तो इस चीज को हमें हटाने से हमें इस चीज को हटाना है। नहीं, वो 5 आ गए पहले ही, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट मेरा सवाल है कि उन्होंने बताया कि सेल सारे के सारे जो है वो लिविंग एंटिटी है, मतलब अपने आप में सक्षम है, बट फिर भी जो अपने सिस्टम्स काम करते हैं, बॉडीली सिस्टम्स है ना, वो कैसे काम करते हैं? कम्युनिकेशन सीमा का हैंड रेज है। जी, सेल आप बता रहे हो ना, सारी सारी चीजें सारे फंक्शन सेल कर पाते हैं। पूरी बॉडी में क्योंकि मल्टी सेलुलर है तो ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं जो कि पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए डिजाइन होता है, तो वो टिश्यूज बनते हैं और फिर वो ऑर्गन बनते हैं। तो पर्टिकुलर टिश्यू मतलब पूरी बॉडी में जितने काम है वो फंक्शंस बांट लिए जाते हैं और सेल्स में, और ग्रुप ऑफ सेल पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए डिजाइन होके काम करते हैं। नहीं, मैंने ये पूछा कि बॉडीली सिस्टम जो है वो कैसे रेगुलेट और कंट्रोल होता है? कम्युनिकेशन होता है उन सबके बीच में। यस, जब सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक यही दूसरे के बोला। साथ में, है ना? ओके ओके। नेक्स्ट जो है मेरा प्रश्न है, टॉक्सिन्स क्या करते हैं सेल में? जी शिवांगी जी। अनम्यूट करना है शिवांगी। जैसे कि किसी मशीनरी के अंदर कोई रेत के कण आ जाते हैं, वो उस मशीनरी की मोबिलिटी को शट डाउन कर देते हैं। उसी तरह से टॉक्सिन्स भी हमारी सेल्स की जो काम होते हैं उनको शट डाउन करते हैं, उनको रोकते हैं, उनमें बाधा डालते हैं। ओके, टू बी वेरी स्पेसिफिक, टॉक्सिन्स किस चीज को डिसेबल कर देते हैं सेल्स में? टॉक्सिन्स सीमा का किस चीज हैंड को डिसेबल कर देते हैं सेल्स में? एंजाइम्स। एंजाइम्स को डिसेबल कर देते हैं। ओके। और हमारे सेल्स में बता रहे हैं कि हर सेकंड कितनी रिएक्शंस होती हैं? $6 ट्रिलियन प्रक्रियाएं, 6 ट्रिलियन। हाँ,
6 ट्रिलियन होती हैं और इनको एंजाइम्स पॉसिबल बनाते हैं। और फिर बात कर रहे हैं कि उन्होंने बताया कि एंजाइम कौन से मिनरल एटम से बनते हैं। 4 उन्होंने नाम बताए हैं मिनरल्स के जिनसे अपने एंजाइम बनते हैं, जिन मिनरल एटम से बनते हैं अपने एंजाइम्स। जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और क्रोमियम। हाँ, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और क्रोमियम, है ना। और इनके लिए उन्होंने बताया कि कुछ टॉक्सिक हैवी मेटल्स हैं, उनके नाम बताए हैं। ये कहाँ से कर रहे हो आप? सेम चैप्टर चल रहा है, कंटिन्यूएशन में, मैंने अलग अलग नहीं पूछी कहीं से भी, सेम चैप्टर। हाँ जी, शिवांगी जी कुछ टॉक्सिन्स बताना चाह रहे हैं जो एंजाइम्स को ब्लॉक करेंगे। यस मैम, मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम और लेड। ठीक है। और मरकरी कहाँ पाया जाता है? हम लोग बहुत ज्यादा जो है मरकरी बेसिकली बात करें तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में मरकरी कांटेक्ट में आते हैं। तुलसी के पत्तों में, पारस, थर्मामीटर में भी होता है। थर्मोमीटर में। डेंटल केयर में दांत वगैरह जो लगता है वो ज्यादातर वो मरकरी की फीलिंग होती है उसमें। जो दांतों में फिलिंग होती है मरकरी की होती है। हमें लगता है कि मरकरी हमको खा नहीं रहे या कैसे आ गया, हमारे टॉक्सिन कैसे आ सकता है, कैसे वो कर सकता है ना। ओके, तो सेल की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होती है अगेंस्ट डिजीज? यस शिवांगी जी। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, बेसिक, बढ़िया। So we are looking for more participation. अभी big kudos to सीमा, शिवांगी जी, राम सिंह जी, पायल, आशा जी, शालू दीदी, मनीष जी, शांति दीदी, and big kudos to Neeta. But why are you running इतना शताब्दी एक्सप्रेस? 3rd, 4th and 5th का आधा पूछना है ना, तो खत्म ही नहीं होगा अभी। 7 अच्छा, खत्म करने का भाव है नीता का आज। बट अभी हम लोग वी आर लुकिंग फॉर मोर पार्टिसिपेशन। बड़े प्यारे प्यारे सब हरीश भैया नजर आ रहे हैं, श्याम सुंदर जी नजर आ रहे हैं, राजश्री जी इधर एक बार फोकस करते हैं गैस को बंद करके, मंजू देवी जी हैं, है ना, गोदारा जी हैं। तो हम लोग वी आर लुकिंग फॉर मोर पार्टिसिपेशन। तिलक सर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना। हाँ जी, सो ओवर टू यू नीता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है? यस, लिपिड्स की। हैंड रेज करना है, रूल ब्रेक नहीं करना है ना। शालू दीदी एकदम होशियार बच्चों की यही बात होती है। हम गंदे बच्चों में आ गया, सॉरी। यस, तो ये जो है किसकी बनी हुई होती है? दीदी ने बोला लिपिड्स की। फास्फोफोलिपिड्स नामक अणुओं से बनी होती है। फास्फोलिपिड्स कोशिका मॉलिक्यूल्स कॉल्ड फॉस्फोलिपिड्स, है ना। ठीक है। और इसके लिए उन्होंने एक बताया बात ऐड करना चाहूंगी नीता मैं यहाँ पे, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू ऐड कि सेल मेम्ब्रेन का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन 80% जो है वो हमारी प्रोटीनेशियस होती है। यहाँ पे ऑथर जो है जिस रेस्पेक्ट में फॉस्फोलिपिड्स को लेके आए हैं, 20% हमारे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। मतलब पूरा प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। प्रोटीन जो है वो 2-3 तरीके के होते हैं, अंदर भी धसे होते हैं, बाहर की ओर भी होते हैं। और ये बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है, इसीलिए रोल ऑफ ओमेगा 3 और प्रोटीन जो आप अब हम सोच रहे हैं हमारी सेल को प्रोटेक्टेड रखना है, और सेल का मेन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्टेड रखें। और इवन जो आपने देखा कि जितने भी सेल ऑर्गेनलीज हैं जो भी आपके लिए डिफरेंट काम करेंगे, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्गी बॉडी है, उनकी भी सबकी वो सारे मेम्ब्रेन ज्यादातर सब या तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है या डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो जो बात अपने को एज ए लेमैन समझने की है कि जितना अच्छा गुड क्वालिटी प्रोटीन अपन देंगे और जितना अच्छा हम फॉस्फोलिपिड्स मतलब गुड फैट्स की हम बात करते हैं ओमेगा 3 की, तो जो हम कहते हैं ना पीडीओ कितना मैजिकल है, उस बात को अभी समझने की जरूरत है इतने सारे डिस्कशन के दौरान कि आप अपनी बॉडी को प्रोटीन दोगे तो प्रोटीन से आपकी मेम्ब्रेन्स को मौका मिलेगा रिपेयर करने का अपने आप को, और आपकी सेल 100% जो है बेटर सिचुएशन में आएगी। आप अपनी बॉडी को ओमेगा 3 दोगे तो आपके अगेन मेम्ब्रेन के कंस्ट्रक्शन में फॉस्फोलिपिड उसको मिलेगा, मोबिलिटी बनी रहेगी, जिससे कि जो कम्युनिकेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा मेम्ब्रेन्स के बीच में। और तीसरे नंबर पे जो अभी हमने बात की एंजाइम्स की, एंजाइम्स भी मेजरली प्रोटीनेशियस ही हैं, लेकिन एंजाइम्स के साथ में कुछ जो हमें साइड के अंदर को फैक्टर जरूरी होते हैं, तो जैसे बताया कि मैग्नीज का रोल है, आयरन का रोल है, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स का रोल है। तो यहाँ पे जब हम न्यूट्रलाइट डेली के रोल की बात करते हैं तो एंजाइम ही सारा काम कर रहे हैं, और एंजाइम्स को यदि छोटी छोटी चीजें आप नहीं दोगे, मिनरल्स नहीं दोगे, कुछ एंजाइम्स को वाइटामिन नहीं दोगे, तो शायद वो एंजाइम्स होते हुए भी अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो एंजाइम्स को बनाने के लिए भी प्रोटीन चाहिए, एंजाइम्स की फंक्शनिंग के लिए कुछ कुछ मिनरल्स, वाइटामिन एज अ सपोर्टिव चाहिए,
तो हमारे को जो हम बात कहते हैं कि एकदम साइंटिफिक तरीके से समझने की बात है कि पीडीओ को जीवन में यदि अपन ने आमंत्रित कर लिया, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लाइफ के अंदर पहुंचा दिया, तो कितना बड़ा काम कर पाएंगे हम हेल्थ में। इसको हमें साइंटिफिकली समझने का मौका मिल रहा है इस किताब के अंदर कि कैसे ऑथर बता रहे हैं कि प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स, दैट इज ओमेगा 3 का रोल। यस नीता, ओवर टू यू। ग्रेट, अमेजिंग एक्सप्लेनेशन। और नेक्स्ट सवाल मेरा है कि वीक और रस्टी बॉडी जो है हमारी हो जाती है, बेसिकली उसको अवॉइड करने के लिए, अपने एजिंग प्रोसेस को स्लो करने के लिए हमें कैसी डाइट लेनी चाहिए? है ना, वीक एंड रस्टी जो अपना बॉडी को अवॉइड करने के लिए, एजिंग प्रोसेस क्योंकि उससे ही हो जाता है, उसको स्लो करने के लिए, डिजीज से दूर रहने के लिए हाँ किस तरह जी, की तो डाइट? विवेक भैया का हैंड रेज है। मैं आई वुड लाइक टू इनवाइट अ न्यू पार्टिसिपेंट, विवेक भैया। एंटीऑक्सीडेंट्स, ACE, ओके, और भी कुछ बताया भैया उसमें? हरे पत्तेदार डॉक्टर आकाश का हैंड रेज है। यस डॉक्टर आकाश। आई गेस इसमें ऑर्गेनिक एंड मतलब नॉन प्रोसेस्ड या मिनिमम प्रोसेस्ड फूड लेने से। यस एनी। जी नीता। डाइट रिच इन एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट्स, जैसा भैया ने बताया ही, अलोंग विद एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स एंड क्लीन फूड, वाटर एंड एयर, ये स्पेसिफिकली उन्होंने बताया सारी चीजें। ओके, सॉल्ट रिच डाइट क्या करती है? सॉल्ट रिच डाइट क्या करती है? ज्यादा नमक खाने से क्या होता है, मतलब अपनी डाइट में? जी आशा जी। सॉल्ट रिच डाइट जो है वो हमारे सेल्स में सोडियम भर देता है ज्यादा, जो हमारे सोडियम और पोटेशियम को की बैलेंस को बिगाड़ देता है। उससे क्या होता है? फटीग हो जाता है, उससे थकान हो जाती है, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन हो जाती है। वन ऑफ द रीजंस। तो एनर्जी प्रोडक्शन को थोड़ा सा इंटरफेयर करता है और फटीग कॉज करता है। ठीक है, उसके बाद जो है उन्होंने बताया है कि एसिडिटी और एल्कलिनिटी का क्या मेजर है? एक बार सारे हैंड्स डाउन हो जाए। शालू दीदी का शायद हैंड सबसे पहले। हाँ दीदी। 7.4 अगर होता है तो नॉर्मल है, 7 से कम है तो एसिडिक, और उससे ज्यादा है तो बेसिक। पीएच एक्चुअली इसका मेजरमेंट है, और आपने आगे का सॉरी सवाल किया है 7.4। पीएच, हाँ 7.4 थोड़ा सा एल्कलाइन होता है हमारा सेल का पीएच जो है ना, अंदर वाला। 7 में पीएच स्केल के बारे में एक ही मिनट में विवेक भैया कुछ बताएं जल्दी से, ताकि एक नॉलेज बढ़ सके। पीएच स्केल का मतलब सिंपल है कि अपनी बॉडी के अंदर आयंस होते हैं H+ और OH-। तो पीएच का मतलब एक डिफाइंड मैथमेटिकल टर्म है, लॉग ऑफ जो H आयंस है ना उनकी परसेंटेज कितनी है। तो एक तरीके से स्केल बनता है जिसके अंदर अगर 0 से लेके 7 तक वैल्यू आती है, 1 से लेके 7 तक, तो उसको तो बोलते हैं कि एसिडिक है, और 7 से ऊपर हो जाती है तो उसको बोलते हैं कि बेसिक, अम्लीय और क्षारीय। ये पढ़ते थे हम लोग, जितना मुझे याद है, माइनस log ऑफ H+ आयंस। तो बस इतना से समझने की बात है कि ये अपनी बॉडी के अंदर एसिडिक या बेसिक क्या चीज है उसको बताने की चीज है। 0 से लेके 7 तक को हम बोलते हैं एसिडिक, और 7 से थोड़ी ज्यादा से लेके 14 तक इसकी वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं बेसिक। जी नीता। ठीक है, इन्होंने एक वर्ड बोला है एसिडोसिस, ये क्या होता है? एसिडोसिस की बात इन्होंने की है अभी जब हमने बात की पीएच की, उसी के रेफरेंस में है। बहुत ज्यादा एसिडिक अगर कोई सेल हो जाती है तो। मैं बताऊं मैम? जरूर हेलो, बताइए। ये हैंड रेज हो रखे हैं कितने सारे?
ओके, सीमा का हैंड रेज है, डॉक्टर आकाश का हैंड रेज है। आई थिंक कोई और बताना चाहता है, तो वैसे रूबी भाभी ने आंसर तो कर दिया। अच्छा, उन्होंने आई गेस 6.5 से जब एसिडिक लेवल ज्यादा हो जाता है, नीचे चला जाता है, तो मतलब सेल बिकम्स हाईली एसिडिक। एसिडोसिस बेसिकली बहुत ही सीरियस कंडीशन बताई है उन्होंने, और उन्होंने बताया कि जब सेल जो है 7 से नीचे हो जाता है हमारा सेल का पीएच, तो एसिडिक रेंज में चला जाता है ना। ओके, उन्होंने बताया है यहाँ पर कि हरमन आयारा जो है, उन्होंने बताया है कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ कैंसर क्या बताया है इन्होंने। ये आशा जी, राम सिंह जी जो भी बताना चाहें। हाँ, बहुत जब एसिडिक हो जाती है, जो एसिडोसिस हो जाता है, तो कैंसर जैसी बीमारियां आ जाती हैं, तो दैट इज द थ्रेट। इट इज द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ एसिडिक कंडीशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। ठीक है, ग्रेट। एसिडिक पीएच जो होता है, ओके, लेट इट बी। इसके बाद उन्होंने बताया है कि जो एनर्जी कंपाउंड्स हमारी बॉडी में बनते हैं, उनको क्या नाम बताया है। यस, राम सिंह जी। जी, हाई शिवांगी एनर्जी जी बताएंगे। कंपाउंड, हाँ, जो भी बताना चाहें। हाई एनर्जी कंपाउंड जो हमारी बॉडी बनाती है। जी, अनम्यूट करके बता सकते हैं शिवांगी जी, राम सिंह जी। ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्रेट। हमारे सेल का पावर हाउस किसको कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो ये एटीपी कब बनते हैं ज्यादा क्वांटिटी में। जी, डॉक्टर आकाश। सॉरी, मैं क्वेश्चन मिस कर गया। ओके, इसलिए एक बार हैंड डाउन करना पड़ेगा। तो राम सिंह जी जवाब देंगे, ज्यादा एटीपी हमारी बॉडी में कब बनते हैं। जब हम सोते हैं उस समय। यस, ठीक है, ग्रेट। चैप्टर 5 शुरू कर रहे हैं ना, आई थिंक खत्म होने वाला है एक पूरा। बार बिफोर वी स्टार्ट चैप्टर 5, है ना, तो हम तिलक जी को एक बार ही बुला लेते हैं। नीता, यहाँ तक में तिलक जी के पास में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, और ये थोड़ी सी एटीपी की कहानी को भी समझें कि सोते हुए ज्यादा क्यों बनते हैं, क्या लग रहा है आपको सोते हुए ज्यादा क्यों बनते हैं। यदि इसको भी कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। और एटीपी की कहानी क्या है, इसको थोड़ा, यदि हम हेल्थ कोच बनने की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो समझना जरूरी है। तो ओवर टू यू तिलक सर। तिलक जी अभी सुन पा रहे हैं तो ओके, सो ओवर टू यू नीता, 5th को स्टार्ट कर लेते हैं। साथ ही बता दो, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीपी, देखिए, एटीपी को हम लोग बात कहते हैं, एटीपी अपने बिल्कुल सेल की जो है वो एनर्जी करेंसी है। आज जैसे अपन ह्यूमन वर्ल्ड में बात करते हैं ना कि वॉलेट के अंदर कितने पैसे हैं ना, उससे लाइफ इजी हो जाती है। ऐसे सेल के पास में जो है वो एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी, प्रैक्टिकली पैसा। तो सेल के पास में पैसा होगा तो आप सेल को अपने डे टू डे के जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, रिपेयरिंग प्रोसेसेस हैं, ग्रो करना है, जो भी सेल का काम है, वो सेल सिंपल सारे ऑर्गेनलीज आपस में बिल्कुल जैसे अपन, इन्होंने भी एक इंडस्ट्रियल पार्क का एग्जांपल दिया है, वैसे ही सेल के अंदर काम होता है। सेल दूसरी सेल से कम्युनिकेट करती है, सेल के पास में अपनी बाउंड्री के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो हर काम जैसे अपना डे टू डे के अंदर पैसा दे करके हो रहा है कि पैसा कराया तो काम इजी है अपनी लाइफ का, बहुत सारी चीजें। तो ये एटीपी प्रोडक्शन एक जो हम मेजरली जिसको रेस्पिरेशन समझते हैं कि सांस लेते हैं हम, सांस लेना मतलब ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसके दौरान हो क्या रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रही है कि आप जब सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो और आप खाना खा रहे हो, है ना, आपका सारा का सारा खाना जो है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स आप खाते हो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। और अल्टीमेटली हर सेल के पास में जो है वो पूरा का पूरा ऑर्गन्स का, जैसे सीमा ने बताया था, बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड वे में चलते हैं। आपकी इंटेस्टाइन में ग्लूकोज बन चुका है,
आपके नोज ने जो है वो लंग्स के पास में जो है वो ऑक्सीजन पहुंचा दिया। लंग्स अब इतनी कैपेसिटी नहीं रख रहा कि वो पूरी की पूरी ऑक्सीजन को आपके हर बॉडी पार्ट में पहुंचा दे, तो लंग ने सिंपल हार्ट की हेल्प ली है। लंग ने इस ऑक्सीजन को हार्ट के पास में पहुंचा दिया। हार्ट अपना पंपिंग ऑर्गन है, हार्ट इतना तेजी से पंप करता है कि ये ऑक्सीजन ब्लड के साथ में अपनी एक एक सेल, जो आपने कहा 75 ट्रिलियन सेल्स हैं, हर एक सेल में ऑक्सीजन पहुंच रहा है। सेम वे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पूरा कैपिलरी नेटवर्क, ब्लड का पूरा नेटवर्क है, वो वहां से ग्लूकोज ले रहा है। बाकी सारा जो भी आपने डाइजेस्ट कर लिया है, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, जो हम खाते हैं उनके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे ब्लड में आ गए हैं। तो अब मोटी मोटी बात जो समझने की है कि आपकी सेल की यदि फंक्शनिंग सही है आपकी बॉडी की, तो आपकी सेल के पास में ग्लूकोज भी पहुंच रहा है, आपकी सेल के पास में ऑक्सीजन भी पहुंच रहा है। और रेस्पिरेशन कुछ नहीं है, रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म। यदि ऑक्सीजन प्रॉपर मिलेगी, ग्लूकोज पूरा होगा, तो ये ग्लूकोज मेटाबोलाइज होगा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा, ब्रेक डाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी वो एज अ वेस्ट बनेगी, बॉडी बाहर निकाल देगी। और इस प्रोसेस के दौरान जो आपको सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट होगा कि एटीपी बनेगी। तो दिन के अंदर भी एटीपी बन रही है, उसका कोई ग्लूकोज की एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं हुई है कि एक ग्लूकोज रात को कोई ज्यादा एटीपी दे रहा है, दिन में कम दे रहा है। पर दिन में क्योंकि हम लोग इतना सारा काम कर रहे हैं, तो द मोमेंट जैसे दिन में आपने सिंपल हम कह रहे हैं कि पैसा जो है वो यदि आप बनाए भी जा रहे हो और हाथों हाथ बहुत ज्यादा बाजार के अंदर खर्च भी किए जा रहे हो, तो अल्टीमेटली आपका बैंक बैलेंस जीरो है। तो सोना एक वो प्रोसेस है, जबकि आपने अपनी लाइफ को ऐसा कर दिया कि आप पैसा खर्च तो करेंगे ही नहीं, है ना। तो सोना वो वाला प्रोसेस है, जबकि 8 घंटे की हम कहते हैं साउंड स्लीप क्यों चाहिए, क्योंकि हम अदरवाइज क्या कर रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं, कंज्यूम किए जा रहे हैं। लेकिन सोने के समय में हम कहते हैं रिपेयरिंग मैकेनिज्म बहुत अच्छे तरीके से चलता है, बॉडी को हीलिंग का टाइम मिलता है, क्योंकि उस समय के अंदर भी आपकी बॉडी के हर सेल के पास में जो ग्लूकोज पहुंचा हुआ है, ऑक्सीजन पहुंच रही है, वो मेटाबोलाइज होकर एटीपी बना रही है। वो एटीपी उस समय सेल को पूरा का पूरा रिपेयर करने में मदद दे रही है। तो एग्जैक्ट लाइन ये, इसको इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं समझना कि रात के टाइम में कोई जो है ग्लूकोज ज्यादा एटीपी बना रहा है, बट वो एटीपी की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि आपके जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस उस वक्त मिनिमल चल रहे हैं। जो हम बीएमआर कहते हैं, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो एक सर्टेन बीएमआर है, बस उतनी सी, जो आपको सांस लेने में, कोशिकाओं को, बाकी जो बिल्कुल बेसिक एसेंशियल प्रोसेसेस हैं, उसी में एटीपी खर्च हो रही है। तो बाकी सारी की सारी एटीपी जो है उसको बॉडी जो है वो अपने तरीके से स्टोर करके, और बाकी के मैकेनिज्म में जैसे अपन कहते हैं लिवर को बहुत सारा काम करना है, तो उस समय में जब लिवर को एटीपी मिलती है, बाकी ऑर्गन्स को एटीपी मिलती है, तो वो सारे के सारे आपके जरूरी काम कर रहे होते हैं, जो शायद आप दिन में नहीं कर पाते। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू नीता। आई थिंक 5th चैप्टर का क्विज अपन अब छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि 8:09 हो गए और भैया ने आज बोला है कि हम लकी ड्रॉ भी करेंगे, लकी ड्रॉ भी निकालेंगे। हाँ जी, तिलक सर हैं क्या हमारे बीच अभी? तिलक सर है। हाँ जी सर, वेलकम वेलकम सर, म्यूट पे हैं। थैंक यू, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। थोड़ा सा मैं आज डिस्टर्ब वे में अटेंड कर रहा हूँ, तो बहुत बढ़िया तरीके से एटीपी की बात हुई, और इतना डीप नॉलेज अगर अपने को नहीं समझ में आ रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ बेसिक बातें अपन तो समझ लें, तभी काम हमारा चल सकता है ना। लेकिन नॉलेज इज द पावर अल्टीमेटली, ये हमको याद रखना होता है। तो जितना नॉलेज हम ले सकते हैं तो जरूर लें। कल बस मैंने जो क्वेश्चन के लिए लिखा था कि कुछ पूछना चाहूँगा, सिर्फ इसलिए कल जो बात हुई थी कि हम पढ़ते पढ़ते बीच में कुछ चीज़ें स्किप कर जाते हैं, तो वो स्किप कैसे कर जाते हैं वो थोड़ा सा हम समझ सकें, इस पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 क्वेश्चन मैंने बनाए थे। तो पहला प्रश्न है, अगर सभी तैयार है तो मैं पूछूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है नीता जी, जितने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मैं आपसे। तैयार है सभी? एक बार हैंड रेज मेरे को दिखा सकते हैं कौन कौन लोग तैयार हैं? नीता जी खुद तैयार है, शिवांगी जी, सीमा जी। इजी क्वेश्चंस के लिए नए हैंड रेज दिख सकते हैं मेरे को, ये तो अभी मुश्किल क्वेश्चन वाले सारे हैंड रेज आ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो बात करते हैं अपने सेल्स की ही सारी कहानी है, सेल्स की इम्पोर्टेंस है, और सेल्स को लेके हमको कितना अलर्ट और कोई भी चीज़ को चूकना नहीं है, उसी बात को एंगल में रख के अपन बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं पूछना चाहता हूँ, अपने किताब के अंदर एक जगह आया है, ए सेल इज ए मिरेकलस रियलिटी, है ना। ए सेल इज ए मिरेकलस रियलिटी एंड व्हाट इट इज। तो ये मिरेकलस रियलिटी है, वो है क्या, या व्हाट इज दैट? सेल्स के लिए कहा गया कि एक मिरेकलस रियलिटी है, तो ये क्या है, ऐसी क्या रियलिटी है मिरेकलस रियलिटी? जी विवेक भैया का हैंड रेज है। विवेक जी से तो लास्ट में पूछेंगे, पहले साल की बता रहे हैं तो उन्हीं को चांस दे देते हैं। हेल्दी लाइफ, स्वस्थ जीवन। थोड़ा सा और नजदीक जाने की जरूरत है।
चलिए, तो सीमा अग्रवाल जी। मतलब एकल कोशिका है, ये एक सिंगल सेल वो है कि इसी से ही एक लाइफ। दो ही शब्दों का जवाब आंसर है, दो ही शब्दों का। मैं तो बड़े लंबे आंसर पूछता ही नहीं हूँ। नीलिशा घोष जी एक नया नाम दिख रहा है, सॉरी निशा घोष जी नया नाम दिख रहा है। हाँ निशा जी वेलकम। सर इसमें होल लाइफ है, एक हाँ जी? सेल के अंदर ही पूरी अपनी एक जितनी बॉडी में पूरी लाइफ होती है, होल लाइफ। Yes, yes. A cell is a miraculous reality, and what is it? It itself is a life. Life itself. Cell जो है life itself है। सेल ही जीवन है। अगर सेल मरने शुरू हो गए तो जीवन का अंत होना निश्चित हो गया। And the second one is how cells are made and maintained by what? How or what? क्या चीज है जो सेल्स को मेंटेन पहले मेड करती है या क्रिएट करती है और देन उनको मेंटेन करती है? How cells are made and maintained? सीमा जी तो साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो शिवांगी जी से पूछ लेते हैं। शिवांगी जी प्लीज। न्यूट्रिएंट्स। सॉरी एंड अगेन निशा जी का एड्रेस है, तो चांस एक बार दूसरों को देते हैं। आशा जी को एक बार चांस देंगे। आशा जी। सर ये कॉम्प्लेक्स cells are created and maintained by extremely complex actions and interactions. Very good, very good. Cells are made of extremely complex actions and reactions. Cell इनसे बनते हैं। अब अगला सवाल इसी से रिलेटेड। किताब बंद कर दीजिए आशा जी, लगता है आपने किताब खोली है ना। तो अगला सवाल है इसी से रिलेटेड। Who take care of it? तो ये एक्शंस और रिएक्शंस की बात हो रही है जिससे कि सेल्स बनते हैं और मेंटेन होते हैं। इसकी केयर कौन करता है? एक बार मैं सारे हैंड डाउन कर रहा हूँ। हाँ अब दोबारा से हैंड रेज कर सकते हैं। सिम्बा जी यस प्लीज। सेल इटसेल्फ, उसमें कैपेबिलिटी होती है रिपेयर एंड रिबिल्ड करने की। वो तो हमने जानना है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एक्शन और रिएक्शन होते हैं जिनके थ्रू ये होता है, पर हु केयर ऑफ दैट? सेल मेम्ब्रेन। आशा जी से नहीं पूछेंगे इनकी, क्योंकि जो लाइन अभी इन्होंने किताब से पढ़ी उसका ही अगला ही लाइन है। तो और कोई जवाब देना चाहें? चलिए कोई नहीं देना चाह रहा, तो आशा जी की अलर्टनेस के लिए इनको कांग्रेट करते हुए सर प्रकृति नेचर जो है वो अपने आप ही नेचर इटसेल्फ, नेचर ही इस चीज की एक्शन केयर करती है कि किस तरह के एक्शंस और रिएक्शंस बॉडी के अंदर होंगे। एंड अगला क्वेश्चन बिफोर लास्ट वन, व्हाट विल डिसाइड योर सेल्स टू स्टे हेल्दी और गेट सिक? क्या चीज है जो निर्धारित करेगी कि आपके सेल्स जो है वो हेल्दी रहेंगे या बीमार रहेंगे? सीमा जी घंटे पहले का या अभी का? निशा जी, सालू जी एंड सालू जी एक बार आपको चांस देते हैं राइट आंसर के लिए। सालू जी आपको आवाज आ रही है? The nutrients apply to the cell and the toxins should be removed from. सॉरी डोंट गैस। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि अपने को थोड़ा सा अलर्ट रह के, जो कल बात की थी उसी के एंगल पे। सर जी आपसे लास्ट में, आपके पास कुंजी है। हम अंग्रेजी पढ़ते थे किताबें तो पहले कुंजी रखते थे, स्कूलों के अंदर कुंजी रखना अपराध हुआ करता था। एंड निशा जी। सर मेरे हिसाब से हमारी चॉइसेस। yes you are very right. Your daily choices determines whether your cells will stay healthy or get sick. आपकी डेली की जो रूटीन की जो चॉइसेज, आप ये खाएंगे या नहीं खाएंगे, जल्दी उठेंगे या जल्दी सोएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये छोटी छोटी चॉइसेज जो है वो सेल्स को हेल्दी या बीमार करने के अंदर जिम्मेवार होती है, डिसाइड करती है। एंड लास्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स you need in order to fight disease and encourage your health is what? आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? बीमारियों से लड़ सके और सबसे ज्यादा अपने आप को हेल्दी रख सके, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? बहुत अच्छी बात है, सभी लोग अलर्ट होकर देख रहे हैं किताब को। तो मनीष जी से जानने हैं
जानते हैं? वन वर्ड का आंसर है, सिर्फ सिंगल वर्ड आंसर प्लीज। हेल्थी डाइट सर। Sorry, 2 words there are, so they are also not correct answer. And next, Akash Deep ji, one word answer please. Question repeat करते हैं। One of the most important thing you need in order to fight disease and to encourage your health is what? Knowledge. ATP. ये wrong game Awareness. आपका ना सालू जी, knowledge answer is right, but आपने बॉल खेल दिया। Awareness. Knowledge is the key. सारी चीजों के लिए आप अगर बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं, डिजीज से लड़ना चाहते हैं, तो आपको अल्टीमेटली नॉलेज का सहारा चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू पीयूष जी। वाओ, अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। और हम लोग नॉलेज की दिशा में बढ़ रहे हैं। सोचिए, सैटरडे मॉर्निंग मैं सोचती हूँ हम इस एसोसिएशन में नहीं होते तो क्या कर रहे होते अभी, हम 500% नॉलेज तो नहीं ले रहे होते हैं ना। तो दिस इज समथिंग ग्रेट। वी आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट पाथ। थैंक यू सो मच तिलक जी, थैंक यू सो मच नीता, बहुत अमेजिंग फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। एंड नाउ आई विल हैंड ओवर द सेशन टू विवेक भैया। थैंक यू वेलकम भैया। बहुत अच्छी क्विज। सबसे पहले नीता ने इतने बढ़िया शानदार क्वेश्चन, सबने इतना अच्छा पार्टिसिपेशन किया। और अब हमने पिछले मंथ, अपने को ध्यान है कि टीम न्यूट्रलाइट का फेज स्टार्ट हुआ था जून, जुलाई, अगस्त, 3 मंथ्स, ओनली 100 पॉइंट्स अगर न्यूट्रलाइट के ऊपर हम कर रहे थे तो हमारे को एक बहुत बढ़िया बेनेटन की जैकेट मिलने वाली है। तो उसमें जिन लोगों ने स्टार्ट कर लिया तो वो तो एकदम सोने पे सुहागा वाली बात है कि न्यूट्रिशन का 100 पॉइंट का बिजनेस तो होता ही क्या चीज है। लेकिन फिर उसमें एक गूगल फॉर्म भरना था, उसमें 186 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और किया तो टीम न्यूट्रलाइट और ज्यादा लोगों ने होगा, लेकिन जो गूगल फॉर्म भरा वो 186 लोगों ने भरा, जिनकी लिस्ट अभी ग्रुप के ऊपर कई बार डाली गई, अभी लास्ट में डाली है। मैं साकेत जी से चाहूंगा कि थोड़ा सपोर्ट करेंगे, उस लिस्ट को मैजिकल ग्रुप से निकाल के जिसका भी नंबर आएगा तो बताएंगे। सबसे पहले जो है फर्स्ट इनाम जो है वो 2000 रुपए का है कैश, यानी कि आपको सिर्फ अपना पेटीएम, गूगल पे या फोन पे नंबर बताना है। 2000 रुपीज आपके क्रेडिट होंगे। सेकेंड 1500, थर्ड 1000, फोर्थ जो है 500 और फिफ्थ 250 और 6 से लेके 10 तक 100, यानी रुपए मैटर नहीं करते। टॉप 10 लकी के अंदर कौन होंगे ये देखेंगे अपन। तो सबसे पहले तो ये किताब शुरू करने से पहले निकालना था हमारे को लकी कूपन 2 तारीख को, लेकिन सब लोगों को नॉलेज की बहुत ज्यादा। प्रशांत बार बार चैनल का लिंक पूछ रहे हैं, आपके व्हाट्सएप नंबर पे भी डाल दिया, सब जगह डाला है। चैनल का लिंक जो है वो यूट्यूब जो हमेशा लाइव अपना होता है, तो अभी सभी ग्रुप्स के ऊपर भी डाला है और आपके पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर भी मैंने डाला है। आज का पूरा की पूरी रिकॉर्डिंग वहां पर है और हर रोज की रिकॉर्डिंग के लिए लिंक क्रिएट होएगा और कभी भी अपन रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, है ना। वैसे भी मोहन जी जो है हर रोज यूट्यूब के ऊपर डालते ही थे, उसको बाद में, लेकिन साकेत जी ने कल एक बहुत अच्छा सजेशन दिया कि बाद की जगह इसको अभी ही लाइव कर दें हम। और वो लिंक जो है वो हमेशा रहता है, ऐसा नहीं कि संडे तक रहेगा, इस तक रहेगा। कभी भी आप कोई भी सेशन देख सकते हो, जैसे हमारे अरोड़ा सर के सारे सेशंस हैं, सुबह के जो हमारे क्विज सेशंस हैं, तो सब चीजें रहती हैं। तो अब वापस से मैं अपनी बात के ऊपर आता हूँ कि 2 तारीख को हमारे को लकी ड्रॉ निकालना था, बट आई एम सो सॉरी कि हम निकाल नहीं पाए और 2 तारीख की जगह अब बात 15 तारीख पे आ गई है। तो आप सब लोगों के पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा क्यों नहीं निकाल रहे, क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, है ना। तो सब लोग बहुत अच्छे तरीके से धन्यवाद के पात्र हैं। और अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। कितने हैं, 186 है साकेत जी या 184 है? 184 की लिस्ट दिख रही है जो अभी लास्ट डाली है। जो लास्ट लिस्ट डाली है, ये लकी ड्रॉ है। ये ड्रॉ नंबर है 1 से लेके मैंने 184 डाल देता हूँ। 184 सबसे पहले हम 5 इनाम फटाफट निकालेंगे 100 वाले, क्योंकि हमेशा पीछे से स्टार्ट होता है, अगर है ना। उसके फायदे बहुत होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है जिसका अभी नहीं आया तो लगता है कि बड़ा वाला आएगा अभी, और बड़ा वाला आएगा, अभी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
तो ड्रॉ। पहला नंबर इज 142। साकेत जी नंबर बोलेंगे, किसका नाम है ये? 142 is कैलाश कदम। कैलाश कदम जी हैं, ठीक है। उनकी अपलाइन या वो अगर हैं मीटिंग के अंदर तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाद में स्क्रीनशॉट जो है पोस्ट हो जाएगा। 43 is अमनदीप सिंह सतपाल। अमनदीप और सतनाम जी हमारे बहुत शानदार लीडर हैं रायसिंह नगर से। अभी कुछ दिन पहले उनका वीडियो पोस्ट किया था मैंने यूट्यूब के ऊपर। वो भाभी जी और शौर्या उनका बेटा सब घर पे आए थे और बहुत बढ़िया लीडर है। लूनाराम जी की अपलाइन है, गौरीशंकर जी की टीम में अमेजिंग लीडर हैं। थर्ड इज 181 जगदीश कुमार। जगदीश कुमार, बहुत सारे जगदीश कुमार हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर नंबर से देखना पड़ेगा। एक जगदीश कुमार सुबोध की टीम के अंदर हैं सिरोही से, और भी कई जगदीश कुमार हो सकते हैं। 176 कमला जैन। कमला जैन जी को भी मैं नहीं जानता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस कमला जैन जी। और लास्ट 100 रुपीज वाला इनाम 16 नंबर 16 नंबर इज सोनिया मनीष पाठक। मनीष पाठक को सब जानते हैं। आज भी कितना ज्यादा उन्होंने पार्टिसिपेट किया, कितने सारे राइट क्वेश्चंस के आंसर दिए। बहुत ही हमारे बढ़िया लीडर, दुबई से हमारे साथ जुड़ते हैं हमेशा। हमारे दयानंद पाठक जी के कजन ब्रदर हैं। और अब हम 250 के लिए छठा इनाम निकाल रहे हैं। 91 इज रूहिका। रूहिका जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। 177 500 रुपीज के लिए। 177 इज जगदीश कुमार। वापस से जगदीश, पहले भी जगदीश है ना। उसके बाद 500 के बाद 1000 के लिए 173 जसपाल सिंह बेदी। जसपाल सिंह जी बेदी मेरे हिसाब से गंगानगर वाले होने चाहिए तिलक जी की टीम में, भी बताएंगे सब लोग अपने हिसाब से। 1000 के बाद 1500 सेकंड लास्ट 5 नंबर अभिलाषा विश्वास। अभिलाषा विश्वास का कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, सेकंड प्राइज आया इनको। कितना आया ये? 1500 आया ना? हाँ भैया ये जगदीश कुमार दोनों सेम है, 2 बार नाम है रूहिका का और जगदीश कुमार का, दोनों सेम ही है। दोनों सेम ही है तो एक और निकाल देंगे हम लास्ट में 11 नंबर के ऊपर। जगदीश जी को एक ही का मिलेगा। हाईएस्ट इनाम जो 2000 का था 138 नंबर 130 राजेंद्रन जी मीना है। राजेंद्रन जी मीना। राजेंद्र जी मीना को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक जगदीश जी का कौन सा वाला था वापस निकालेंगे अपन? सेकंड वाला वापस निकालेंगे, जो सेकंड वाला जो भी आया था 45 नंबर 45 है 45 प्रदीप कुमार रूपावत। प्रदीप रूपावत जी तो हमारे जयराम की टीम में हमारे बहुत ही शानदार लीडर हैं, बहुत बढ़िया तिलक जी की टीम के अंदर। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रदीप। और ये लिस्ट मैंने जो है वो व्हाट्सएप भी कर दी है मैजिकल बुक रीडर्स क्लब के ऊपर। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब सबकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो मुझे अपना नंबर भेजेंगे और अपने इनाम को क्लेम करेंगे, है ना। जो क्लेम नहीं करेगा तो वो मेरे पास ही रह जाएगा, है ना। तो अपने इनाम को क्लेम करेंगे। थैंक यू सो मच। जो क्लेम नहीं कर पाते हैं तो उनके इनाम मेरे पास रह जाते हैं तो मुझे बेनिफिट हो जाता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुझे बेनिफिट हो, इसलिए आप क्लेम कर सकते हैं। टाइम भी कोई ऐसा लिमिटेड नहीं है कि आपको 2 ही दिन में क्लेम करना है, आप कभी भी कर सकते हैं। इनफाइनाइट टाइम है। आपको लग रहा है कि मेरा पहले का रहा हुआ है, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अमेजिंग। सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस सारे विनर्स को, है ना। और हेल्थ में अपने इन्वेस्ट करना और न्यूट्राइट क्लब करना अपने आप में ही बहुत बड़ा बधाई के जो हम पात्र हैं सभी लोग। तो अब लास्ट में अब हम एफर्मेशन से सेशन को वाइंड अप करेंगे। तो आप में से जो भी आगे आके एफर्मेशंस कराना चाहें, कल तो हम गीता का 9वां अध्याय जो है रमेश सर से सुनेंगे, तो उसके लिए भी जो है आप मैं करवा दूं information?
जी जरूर, कोई नया जना कराना चाहे तो जरूर से आगे आए, अदरवाइज शालू दीदी करवा देंगे। ये शालू दी आप करवा दें। सब अपने अपने हाथ जोड़ लीजिए। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं और बहुत आसानी से हर महीने 500 प्लस पीवी का पर्सनल रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और हम सब मेंटर्स से मार्गदर्शन लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस टॉक सुनते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इस तरह से अब प्रभावशाली लीडर्स बन रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एंड बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा पा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। मेरे और मेरी टीम में सभी के सपने पूरे हो रहे हैं। थैंक यू गॉड, मुझे मेरी 6 टीम में मेरे जैसे शानदार लीडर्स मिल गए हैं। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम अ डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। और सब अपने हाथों को रब कर कर अपनी आंखों पर और अपने पूरे शरीर पर ऊर्जा को फैलाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू सो मच शारद दी। और कल उमा का बर्थडे था, आई फॉरगॉट, तो उमा को हम बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हैं। वो डायमंड हैप्पी बर्थडे उमा। हैप्पी बर्थडे उमा जी। बर्थडे उमा जी। हैप्पी बर्थडे उमा जी। थैंक यू एवरीवन, Thank you, बहुत thank you. अच्छा। Thank you everyone. Go Cam. Thank you everyone. Go Cam.